नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इस कोरोना ओमिक्रॉन स्पेशल बुलेटिन में। गंभीर खबर यह है कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और ये जो आंकड़ा है वो 800 को पार कर गया है। दिल्ली सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, लेकिन अब ये उन राज्यों में फैलना शुरू हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों में 21 से ज़्यादा राज्यों में अब ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए हैं। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां 238 मामले अभी तक आ चुके हैं और ये बेहद खतरनाक है। महाराष्ट्र 167 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है, तो दिल्ली ने महाराष्ट्र को बहुत पीछे छोड़ दिया है। गुजरात 73 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर गिनती की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ घबराने की बात यह है कि भारी तादाद में देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना के केसेस भी बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये बहुत डराने वाली बात है। क्या ये कोरोना की तीसरी लहर है? क्या अभी भी हम इसे लहर की दस्तक कहें? क्या अभी भी हम इसे तीसरी लहर की आशंका कहें? या अब हम मान लें कि हाँ, अब हमारे देश में कोरोना आ चुका है, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। 781 ये आंकड़े तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 800 क्रॉस कर चुका है ये आंकड़ा हम आपको बता दें तो हमारे देश में ओमिक्रॉन के 781 मामले कुछ घंटे पहले तक थे, लेकिन अभी जो कुछ रिपोर्ट्स और आई हैं, जो खबरें आई हैं, उनके अनुसार अब 800 का आंकड़ा हमारे देश में ओमिक्रॉन पार कर चुका है। विदेश की बात करें तो विदेश में तो ये और भी गंभीर हो रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान जान को नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन 2,81,936 इतनी तेज़ी से ये बढ़ता हुआ आंकड़ा 120 देश कम से कम इसकी चपेट में हैं। यानी कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है, दुनिया भर को ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो ब्रिटेन है। यहाँ पर 1,77,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से हालांकि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 3,02,81,000 मामले इसके आ गए हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो 52 है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको आपकी ज़िंदगी पर बनाए? नहीं। 120 देशों में अगर वो फैला है, अगर वो आपकी जान पर ख़तरा नहीं भी है, तो भी ये ख़तरनाक है। और भारत में ये 21 से ज़्यादा राज्यों में फैल चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड जो है वो इससे बिल्कुल अछूता नहीं है, महाराष्ट्र इससे अछूता नहीं है और बॉलीवुड के एक और एक्टर अर्जुन कपूर आज कोरोना से पॉजिटिव हैं, लेकिन दुनिया में ओमिक्रॉन जो है वो बहुत लोगों को डरा रहा है। ओमिक्रॉन का ख़तरा दुनिया में इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का ख़तरा इसलिए भी बढ़ रहा है, जो एक बहुत ख़तरनाक बात यह है कि अब अमेरिका में कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन दिल्ली की बात करें, जहाँ पर ग्रैप यानी कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद हैं, हॉल, मल्टीप्लेक्सेस सब बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। मेट्रो 50% क्षमता के साथ चल रही है। 20 लोगों को इजाज़त है शादी में शामिल होने की। और इसी तरह अगर किसी के अंतिम संस्कार में आपको जाना है या कोई नहीं रहा दुर्भाग्यवश, तो वहाँ भी 20 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगी। दिल्ली अब प्रतिबंधों के साए में है और हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रतिबंध जो हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के हैं, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा डरा रही है। पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली बहुत ख़तरनाक। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, मशहूर डॉक्टर, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मलिक का बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बार फिर से आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और आज तक पर डॉक्टर मलिक आप रोज़ आ रहे हैं, हमें इस खतरे से आगाह कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा बहुत स्पष्ट सीधा सवाल डॉक्टर मलिक आपसे ये है कि क्या हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? ओमिक्रॉन हमारे देश में फैल चुका है? डेफिनेटली सही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओमिक्रॉन हमारे देश के अंदर जो है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। अगर हम थोड़ी डिस्टर्बिंग आंकड़े ये आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर ही जो है 50% मामले बढ़ गए हैं और मुंबई में 70% मामले बढ़ गए हैं।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में लगभग 1200 करीब के केसेस हुए हैं और दिल्ली में भी 600 से ज्यादा हुए हैं। लेकिन मेन चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से ये ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, उस तरह से जो है आने वाले टाइम में जो है ये स्थिति को काफी गंभीर बना देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो और ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगर आप यूएसए की बात करें तो 3,60,000 केस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और यूके में भी 1,30,000 केस हुए हैं। जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे इधर 20 लाख केसेस होने शुरू हो जाएंगे अगर उसके हिसाब से, क्योंकि यूके की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमसे 20 गुना ज्यादा कम है। तो ये बहुत ही वाकई ही चिंताजनक और गंभीर स्थिति है और ये खतरनाक रूप इख्तियार कर सकती है अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यही समय है, ये कुछ समय की बात है, 1-1.5 महीने की बात है, जब हमारे को इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो एक बार फैला तो ये बहुत ज्यादा स्थिति को गंभीर कर देगा। हमें अपने आप को प्रतिबंधित करके रखना है, हम लोगों को सतर्क रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर मलिक, ऐसा क्यों है कि पिछले साल यही समय था, जनवरी के बाद से हम परेशान होने शुरू हुए थे और इस साल भी ये अभी हिट कर रहा है हमें? इसका कोई विशेष कारण है सर? देखिए, पैंडेमिक सही जी अपनी लहर में आते हैं। अगर आपको याद हो, सेकेंड वेव से पहले भी हमारे इधर काफी शांति थी, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा था और एकदम से हमारे इधर सेकेंड वेव ने अटैक कर दिया। इस वक्त भी उसी तरह की स्थिति चल रही है कि यूएसए, यूके और न केवल यूके, यूरोप के सारे देशों के अंदर इस वक्त त्राही हो रही है। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैल रहा है और हमारे देश में कंपैरेटिवली शांति है। लेकिन जिस तरह से ये डबलिंग होने लग रही है, हर तीसरे दिन जो है केसेस की डबलिंग हो रही है ओमिक्रॉन की, और जिस तरह से इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी 3 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से और 9 गुना ज्यादा है जो क्लासिकल वेरिएंट है उससे। अगर जिस वे से ये ट्रांसमिटेबल हो रहा है, ये एक डेफिनेटली काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और एज ए प्रोफेशनल मैं आपको बता दूं, अगर अभी हम चेते नहीं और अभी हमने प्रिकॉशन नहीं ली तो ये स्थिति डेफिनेटली काफी खतरनाक हो सकती है। सर, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चियों की बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, गंभीर खबर यह है डॉक्टर मलिक कि अमेरिका में कोरोना इस बार बच्चों पर बहुत असर कर रहा है। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो, यहाँ से बहुत डराने वाली खबरें आ रही हैं। ये कितना गंभीर संकेत है सर हमारे देश के लिए? बिल्कुल, काफी गंभीर संकेत है, ना केवल विदेशों के लिए, हमारे देश के लिए भी। अभी यूएसए के अंदर जो हैं बच्चों के केसेस जो हैं दे आर ऑन द राइज और ये बढ़ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर इसने बच्चों का रूप लिया तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होगी। एक प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा एक भी बच्चा अभी तक वैक्सीनेशन से सुरक्षित नहीं है। संभवतः 3 तारीख के बाद एकदम से स्पीड से वैक्सीनेशन लगेंगे और हमारे बच्चे जो है उनकी भी इम्यूनिटी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो ये है कि बच्चों के अंदर अभी सुरक्षा नहीं है। अगर ये बच्चों का रुख करता है तो डेफिनेटली इसमें दिक्कत होगी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं कि ये बच्चों के लिए इनका बहुत सॉफ्ट हृदय है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमने पिछले वेव में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी जो है इन बीमारियों के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। बट ये कहने के साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें प्रोटेक्टेड रखना है। और जिस तरह से दिल्ली में येलो अलर्ट लग गया, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए हैं, तो संभवतः हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सर, अगर आप जो कंपेयर कर रहे हैं विदेश से हमारे देश को और वो एक गंभीर खतरा बता रहे हैं, तो वहां तो 2,88,000 को पार कर गया है सर आंकड़ा 120 देशों में। आपको लगता है कि हम जिस तेजी से ओमिक्रॉन सिर्फ बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस भी अचानक से बढ़ने लगे हैं सर, अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन टेस्टिंग की प्रॉब्लम है तो कोरोना तो अब हमारे देश में 9,000 को आज क्रॉस कर गया है, कल तक जो 6,000 6,500 पे रुका हुआ था सर, ये कितना खतरनाक है? एक और भी सही जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक चीज के ऊपर। हमारे देश की आबादी जो है वो 140 करोड़ के करीब अगर हम लेते हैं, 138-40 करोड़, तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग अभी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। तो अगर हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो मैं ये भी आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं, जो कि अभी हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। मुद्दा अल्टीमेटली एक ही चीज पे आता है कि डेफिनेटली चिंताजनक स्थिति है। हर तरफ से हमने इसको देख लिया कि स्थिति काफी चिंताजनक है।
और इसमें एक ही हमारे सामने विकल्प और रास्ता है, वो यही है कि अपनी सुरक्षा रखें, अपने आप को वैक्सीनेटेड रखें। क्यों लोग फर्स्ट डोज नहीं ले रहे हैं? 10-11% जो लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं रखी, क्या उन्हें खतरनाक नहीं लगती है बीमारी? क्या उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? क्या उन्हें अपने देश की हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है? क्यों लोगों ने अभी तक नहीं लिया पहली डोज, या क्यों लोग अपनी दूसरी डोज नहीं ले रहे हैं? ठीक है, हमारे देश में अभी पिछले 24 घंटे के अंदर भी 70 लाख के करीब वैक्सीन हुई है, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन जो फर्स्ट और सेकंड डोज है उसको कंप्लीट करनी चाहिए। जिसका बूस्टर ड्यू है उसको बूस्टर लेना चाहिए। बच्चों की वैक्सीन है, सबसे पहले वैक्सीन लीजिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन लेने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित मत महसूस कीजिए कि वैक्सीन ले ली, मास्क पहन लिया, हमारा काम हो गया और हम घूमने चले जाएं, हम जो है सोशल स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट बन जाए। नहीं, वो अलग इशू है। आपको वहां पर भी ध्यान रखना है, ये बचाव भी करना है। चारों तरफ से बचाव करेंगे तभी हम इस विषाणु से जो है सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ही अटैक है। सर, आपको क्या लगता है डॉक्टर मलिक, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू कई राज्यों में लगाया जा रहा है, दिल्ली में येलो अलर्ट करके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, काफी है या अभी सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे? सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 0.89% है। अगर 0.5 से ऊपर होता है तो येलो अलर्ट लगा देते हैं, तो येलो अलर्ट लग गया। अगर ये 1% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट जाएगा तो जी एम्बर अलर्ट भी लग सकता है, जिसमें और रिस्ट्रिक्शन होंगी। और अगर केसेस 3500 से ज्यादा 9000 से ज्यादा होने लग गए तो ऑरेंज अलर्ट भी लगेगा, जिसमें और ज्यादा प्रतिबंध होंगे। तो ये सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं कि टाइमली जो है प्रतिबंध लगाई जा रही हैं, और प्रतिबंध लगने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं तो बहुत तेजी से फैलेगा। और स्थिति के ऊपर गंभीरता के साथ में नजर बना के रखना बड़ा जरूरी है। जैसे केसेस बढ़ते हैं हमें एम्बर लगा देना चाहिए या ऑरेंज लेवल अलर्ट जो है वो लगा देना चाहिए, ताकि लोग जो है सुरक्षित रहें। इस वक्त जो येलो अलर्ट है उसके अंदर जितने रूटीन चीजें हैं वो सब बंद कर दी गई हैं, चाहे वो स्पा है, स्विमिंग पूल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स को हाफ कर दिया गया, हाफ स्ट्रेंथ पे चलेंगे, मेट्रो हाफ स्ट्रेंथ पे चलेगी फिलहाल तो ये है। लेकिन अगर ये और ज्यादा स्थिति गंभीर होती है तो रेस्टोरेंट्स भी बंद होंगे और चीजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगेंगे। तो ये तो स्थिति के हिसाब से सरकारें अपना वो देंगी, लेकिन सरकारों का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करना बड़ा जरूरी है। सरकारें दिशा निर्देश देते रहे और आप रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर या सोशल फंक्शंस के अंदर जो है जमावड़ा बनाते रहे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बार बार इशारा कर रहे हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसमें हम लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है डॉक्टर मलिक आपसे कि हम येलो अलर्ट पर ही क्यों, जब आप एक डॉक्टर होने के नाते ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा केसेस अभी हैं, अगर टेस्ट हुआ तो वो आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो हम आगे दूसरा एम्बर अलर्ट या उसके आगे ऑरेंज अलर्ट पर क्यों नहीं जाते हैं? वो क्यों नहीं लगाते हैं? उससे क्या हम कोरोना या ओमिक्रॉन को रोक पाने में और ज्यादा सक्षम नहीं होंगे सर? डेफिनेटली वो चीज जरूर लगानी चाहिए। जिस तरह से केसेस बढ़ते हैं या जिस तरह से जैसे आंकड़े बढ़ते हैं और संभवतः जिस हिसाब से लग रहा है 0.89 पे आया हुआ है, संभवतः तो मुझे लगता है 2-3 दिनों में और अलर्ट्स हमारे को बढ़ाने पड़ेंगे और वो लगाने पड़ेंगे। डेफिनेटली सरकारें दोनों चीजों को तोड़ती हैं कि इकोनॉमी पे भी, क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेचर है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पे भी असर ना पड़े, और दूसरी तरफ कोरोना को भी कंट्रोल में रखें। सो इट इज अ चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। तो सरकारें दोनों तरफ को मद्देनजर लेते हुए अपनी शक्ति और समर्थ के साथ में, अनुभवी टीम के साथ में डिसीजंस ले रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर बताना चाहूंगा, यू आर द लास्ट लाइन ऑफ योर डिफेंस। अगर आपको अपनी जान की सुरक्षा करनी है, आपको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप जब तक व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं करेंगे, सरकारों के प्रतिबंध से कुछ नहीं होगा। वो आप माने ना माने आपके ऊपर होता है, कई बार आप मानते कई बार नहीं मानते। अपने ऊपर आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी रखनी चाहिए, आपको अपनी सुरक्षा खुद ध्यान में रखनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सब चीजें करेंगे, अपने सामाजिक दायित्व को निभा के रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है लोगों के अंदर अनुशासन और सामाजिक दायित्व को समझना और उसको हर व्यक्ति को उसको पालन करना, तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। सर, एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, हम चाहते हैं कि आप उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। सेकेंड वेव में हमने देखा बाहर खाना पीना बिल्कुल बंद, बाहर से सामान घर में आना बिल्कुल बंद। पहले वो 24-24 घंटे बाहर रखा होता था, फिर उसे बहुत अच्छा सैनिटाइज करते थे। सब्जियां आती थी तो 15-15 मिनट पानी टैप खोल के नल में रख दी जाती थी। क्या आप उसी तरह के प्रिकॉशंस इस बार भी एडवाइस करेंगे या इस बार कुछ अलग?
देखिए, प्रिकॉशंस तो सेम वही रहेंगी, जिसमें कि वेल फिटेड मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। बाहर तभी निकलिए जब जीविका कमाने वाला बाहर जा रहा है। बिना बात के आप बाहर मत घूमिए, बिना बात के सोशल पार्टीज मत कीजिए। वेल वेंटिलेटेड रूम्स में जहां तक हो सके अपने आप को रखिए, और अपने शरीर को जरूर, ये मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहूंगा, खुदा नहीं खास्ता आपके सारे डिफेंसेस खत्म हो जाते हैं और कोरोना आपको अटैक करता है, आप अपने शरीर को परिपक्व और परिपूर्ण जरूर रखिए। आप अपनी इम्यूनिटी बनाए रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, वेट का ध्यान रखिए। जितनी बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जिसको भी लगी हुई हैं, उनको आप कंट्रोल में रखिए, कि अगर बीमारी आती है तो आप उसको कंट्रोल में रखिए, और अपने आप को सकारात्मक भी रखिए, बच्चों को प्रिवेंट करके रखिए, बचा के रखिए। ये तो सब प्रिकॉशंस होगी सर। लेकिन डेफिनेटली अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो ये लॉकडाउन जो है वो देशव्यापी भी हो सकता है, और ये लॉकडाउन लोकलाइज भी हो सकता है। ये सब निर्भर करता है कि किस तरह से केसेस बढ़ते हैं। अब जिस तरह से आप देखिए, विदेशों के अंदर बहुत जगहों पे उन्होंने बिल्कुल एक्टिविटीज को बंद कर दिया है। तो ये सब निर्भर करता है, अगर आज ही हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे तो कल शायद हमारे को इतना देशव्यापी लॉकडाउन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुद्दा यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आज ही सारे प्रिवेंटिव स्टेप हम लेने शुरू करते हैं। सर, जैसे अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या लोग, आपके पास रिपोर्ट आई है कुछ, ये जो 800 केसेस हैं हमारे ओमिक्रॉन वाले, क्या ये सभी हॉस्पिटलाइज हैं, घर में हैं, या मान लीजिए अगर कल को हमें इसे झेलना पड़ा तो हम घर पर रहेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? देखिए, नॉर्मल रूटीन में जो है हॉस्पिटलाइजेशन तभी आवश्यकता होती है जब हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो या बीमारी कंट्रोल में ना हो रही हो। लेकिन क्योंकि इस वक्त ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा ट्रांसमिटेबल है, तो इसलिए एहतियाती तौर पे पेशेंट्स को आइसोलेटेड रखने के लिए डेफिनेटली उनको आइसोलेशन रखना बड़ा जरूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल में रखें या हम घर में रखें। लेकिन प्रॉपर आइसोलेशन उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि अभी तक ये बहुत ज्यादा कम्युनिटी में फैला नहीं है, और डर इसका है कम्युनिटी में फैले ना, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर इसकी प्रिकॉशन लेके और प्रॉपर उस पेशेंट को हमें इंसुलेटेड रखना है बाकी नॉर्मल पेशेंट से। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर, अब हम क्या करें ऐसे में जब ये खतरा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगने देश भर में शुरू हो गए हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ऐसे में अब सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो क्या हो? देखिए, सबसे पहली हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी विकल्प हमारे पास में इस बीमारी से लड़ने के लिए हैं, सारे विकल्पों के लिए विचार किया जाए। जितने भी एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, मीडिया के कर्मी हैं, सबको बताएं कि भैया पहले तो डोज अपनी सब पूरी ले लो। तो सबसे पहले तो हमें हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, डोजेस सबको प्रॉपर लेनी चाहिए। दूसरा, डेफिनेटली सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको लक्षण कोई भी लगते हैं कि ये फ्लू लाइक आपको सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कीजिए, मास्क पहनिए, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करना शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमीडिएटली अपने आप को आप आइसोलेट कर दीजिए। टेस्ट बाद में होंगे, रिपोर्ट बाद में आएगी, सब कुछ होगी, लेकिन आप अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि फीवर आने लग गया, खांसी है, नजला है, जुकाम है, गले में खराश है, या कोरोना के, कोविड के जो भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने आप को, ये आपकी एक व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम है तो आप किसी दूसरे को मत दें, अपने परिजनों को मत दें। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी बड़ी जरूरी है कि आप वो बीमारी अपने तक ही रखें जब आपको हो जाती है। तो अगर ये सारी प्रिकॉशंस लेके और खूब शक्ति और समर्थ के साथ में हम इसके ऊपर काम करेंगे तो शायद हम इस बीमारी से और बच जाएं। सर, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव में ज़्यादा हमने, जो लोग ठीक भी थे, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ था, उन्होंने एहतियातन बहुत सारे उपाय करने शुरू कर दिए थे। हमने काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, हमने कुछ इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं लेनी शुरू कर दी थी। क्या फिर से शुरू कर दी जाए वो, या थोड़ा डॉक्टर मलिक वेट किया जाए? और नहीं, डेफिनेटली अपने शरीर के ऊपर हमारे को 5 काम करने बड़े जरूरी हैं, जैसे कि WHO भी बताता है। सबसे पहले तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, वो सब बंद कर दें। दूसरा, अपनी डाइट का खास ध्यान रखें, हरी सब्जियां, फल
और ये चीजें ज्यादा लें और बहुत हाई कैलोरी डाइट को मत लें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने आप को सकारात्मक रखें और आपकी जितनी बीमारियां उनको कंट्रोल करके रखिए। यही सब करने से जो है आपकी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। और सपोजिंगली आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है जिसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और डाइट का बहुत अच्छा रोल है। वजन आपको ओवरवेट नहीं होना चाहिए। सेकंड वेव में हमने देखा जो लोग ओबीस थे उनके ऊपर कोरोना का कहर ज्यादा पड़ा है, सीवियर डिजीज हुई है। ये चीजें हमारे सबके कंट्रोल में है, तो जितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है उनको तो हमें फटाफट करना चाहिए। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उनके लिए बात अलग है। तो जितने भी हमारे पास अस्त्र शस्त्र अवेलेबल हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव है या क्यूरेटिव है, और सरकारों को भी चाहिए कि संभवतः अगर ये वेव आ जाती है तो हम इस चीज का खास ध्यान रखें। सरकारों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कल को हमारे को अगर ये आती भी है तो किसी भी किस्म का मतलब ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड्स की कमी जो है वो ना हो। तो ये चीज का भी हमारे को वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। डॉक्टर मलिक, हम आपसे बच्चों के बारे में और जानकारी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं और पतला होना ही हेल्दी होना मानने लगे हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि हम पतले तो हो जाते हैं लेकिन वो पतलापन कई सारी बीमारियां ले आता है, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो इस संकट की घड़ी में, कोरोना और ओमिक्रॉन के काल में, सर आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को, हम लोगों को? देखिए सही जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दुबला होने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने दुबले हो जाओ कि बीमारियां घेर लें। तो आपको अपना बीएमआई जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। वो आपका 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 25 से नीचे 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। 25 और 29 के बीच में अगर आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और अगर 30 से ऊपर हो जाता है तो ओबेसिटी में आते हैं, और अगर 35 से ऊपर बीएमआई हो जाता है तो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है। ये तो मोटापे की बात नहीं। बाकी कुछ ऐसी चीजें जिनसे कि आपके फेफड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे स्मोकिंग है, या आपके फेफड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है, उसका आप खास ध्यान रखिए कि जो स्मोकर्स हैं वो खुद तो अपने आप को नुकसान करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर वो घर में स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चे पैसिव स्मोकिंग लेंगे, उसको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। इसके अलावा डेफिनेटली नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, जिस भी तरह का व्यायाम करना चाहते हैं वो करें। अपने आप को सकारात्मक रखना बड़ा जरूरी है, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और हेल्थ एजुकेशन आप जितनी दे सकें लोगों को उतनी दीजिए और उनसे एजुकेशन लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर हम हेल्थ एजुकेशन अच्छे से देते हैं, लेते हैं, तो हर वक्त हमारे दिमाग में यही रहेगा कि वेल फिटेड मास्क पहनना है हमने, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन करनी है। इसका जितना एक तरह से मैं कहूंगा कि जितना आपस में आदान प्रदान विचारों का होता है उतना ही बेटर रहता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, हर व्यक्ति को इस संकट की घड़ी हाथ पकड़ के चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये हमारे देश के अंदर ना फैल पाए। और ये मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आज से ही हमने इसमें सारी प्रिकॉशंस और सब कुछ लेने शुरू कर दिए तो ये शायद हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लापरवाह इस स्टेज पे हो गए तो संभवतः हो सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्ते में सीजी हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे कि ये हजारों और लाखों केस शुरू हो गए हैं होने। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं सर, राहत मिली आपकी बात सुनकर कि अपना ख्याल रखेंगे तो हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं। आखिरी सवाल सर, और वो बच्चों से जुड़ा हुआ, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें सर? बच्चों को घर में कैद कर लें या उन्हें जाने दें, पार्क में खेलने दें, या अब बचा लें अपने बच्चों को, घर में रखें, जो भी करना है वहीं घूम फिर लें, वहीं एक्सरसाइज कर लें, वहीं खेल लें, जो करना है घर में कर लें। और देखिए बाहर, हाँ सर, और बाहर के बच्चों से या बाहर के अंकल आंटी से या हम लोगों से सबसे मिलना जुलना बंद करवा दें। डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से अभी येलो अलर्ट के अंदर भी जितनी भी सोशल गैदरिंग्स हैं, राजनीतिक गैदरिंग्स हैं या रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग्स हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी के अंदर भी जो है बहुत ही लिमिटेड मतलब लोगों का वो होगा। शादी या फ्यूनरल केवल यही 2 फंक्शन हैं जो कि अलाउड किए गए हैं। कोई भी बर्थडे पार्टीज और ये सब जो है कोई भी अलाउड नहीं है। स्कूल सारे बंद हैं, कॉलेजेस सारे बंद हैं। तो बच्चों को डेफिनेटली हमें प्रतिबंध
बंधित करके रखना है, खासकर कि जब तक उनको सबको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक तो हमें खास ख्याल रखना ही रखना है बच्चों का। और बच्चों को हमें खास एजुकेशन भी देके रखनी है। मैंने देखा बच्चे रिचुअल्स बहुत अच्छे से, एज ए पीडियाट्रिशियन बता दो, बच्चे बहुत अच्छे से रिचुअल्स फॉलो करते हैं। जब हम उनको सिखाते हैं ऐसे हाथ धो, ऐसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, इस तरह से करो, तो बच्चे बहुत अच्छे से रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और वो अपने पेरेंट्स को भी टोकते हैं कि आपका मास्क गीला है। तो हमारे को हेल्थ एजुकेशन उनको इम्पार्ट करनी है और डेफिनेटली उन्हें बचा के रखना है। बाहर वो वैसे भी हम नहीं उनको ले जा सकते, जब कोई फंक्शंस ही अलाउड नहीं है, बाहर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा प्रतिबंधित रखना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम जो है वो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो चीजों पे हमें ध्यान रखना ही। डॉक्टर रवि मलिक सर, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए और आने वाले खतरे से बचने के उपाय बताने के लिए। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक। लेकिन थैंक यू सर। कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले आपको ये बता दें कि हमारे देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 800 को पार कर चुका है। 21 राज्यों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा परेशान है। येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है, कई तरह के प्रतिबंध दिल्ली में लगा दिए गए हैं। नया साल बस आ रहा है, बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी हो सकती हैं, सब कैंसिल कर दीजिए। कोई जश्न नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई गैदरिंग नहीं। अपने घर में अपने परिवार के साथ रहिए, पड़ोसियों को मत बुलाइए, उनसे बोलिए आप अपने घर में मनाइए, आप अपने घर में मनाइए। एक दूसरे को शुभकामनाएं दीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज घरों में रहिए। डरना इसलिए जरूरी है कि अगर हम डरेंगे तो ही बच पाएंगे और अति आत्मविश्वासी हमें नहीं होना है। कोरोना से बचना है, ओमिक्रॉन से और ज्यादा बचना है। इस बुलेटिन में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।